अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज का आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, वो खबरें जो ख़ास तौर पर छुपाई जाती हैं, छापी नहीं जाती, रोज़नामा 92 न्यूज़ का हिस्सा होती हैं, और इसके साथ साथ वो खबरें जो उमूमी तौर पर आपके साथ शेयर नहीं की जाती, हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अली आवान, लाहौर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद आवान, और लाहौर से माफ़ कीजिएगा अली अरशद हमारे साथ मौजूद हैं और जवाद आवान। और इसके साथ साथ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं रहम यूसुफ ज़ई, ज़हीर अब्बास मुल्तान से हैं, इमराना कोमल इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में है इकराम होती, और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी भी मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली अरशद साहब आपकी तरफ आऊँगा। पंजाब हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री में अभी तक नाकाम क्यों है? इतना मुश्किल काम ये क्यों हो गया? जी अब्बासी साहब, ये इस तरह है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सूबे का सबसे अहम इदारा है, जो सूबे के बेशुमार काम जो हैं वो मौजूदा दौरे हुकूमत में भी और इससे पहले भी दौरे हुकूमत में IT से रिलेटेड प्रोग्रामिंग को करना, गवर्नमेंट के मामलात को, गवर्नमेंट के इदारों को, उस वाले से इंतहाई अहम है। 2 माह कबल मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से साबिक चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डॉक्टर उमर सैफ को ओहदे से बरतरफ़ किया गया, उन्हें हटाया गया, जिसके बाद से ये ओहदा पिछले 2 माह से खाली है। डॉक्टर उमर सैफ ही बानी वाइस चांसलर हैं पंजाब की पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के। उनको डॉक्टर उमर सैफ को उस वक़्त उनके पास कायम मकाम वाइस चांसलर का इख्तियार था, जिन्हें कायम मकाम वाइस चांसलर के ओहदे से भी हटा दिया गया। लिहाजा दोनों ओहदे, इंतज़ामी ओहदे जो हैं इदारे इंतहाई अहम, वो खाली हैं पिछले 2 माह से। अब इस तरह से हुआ कि ओहदा हटाने के बाद चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड का इजाफी चार्ज चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब हबीबुर रहमान गिलानी साहब को इजाफी तौर पर दिया गया, जबकि IT यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज सीनियर तरीन प्रोफेसर डॉक्टर अकमल हुसैन को महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने नोटिफाई करके डॉक्टर अकमल हुसैन को कायम मकाम वाइस चांसलर का IT यूनिवर्सिटी का चार्ज दिया, जो कि हमारे ज़राए ने बताया है कि डॉक्टर अकमल हुसैन जो सीनियर तरीन प्रोफेसर हैं, उन्होंने कायम मकाम वाइस चांसलरशिप लेने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली है, जिसके बाद IT यूनिवर्सिटी भी खाली है। अब महकमाना ज़राए का कहना है कि IT यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अहमद को इजाफी तौर पर देने की समरी तैयार हो चुकी है, और अनकरीब डॉक्टर नियाज़ अहमद को IT यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो सबसे अहम इदारा है, जो मौजूदा हुकूमत के लिए भी IT के मामलात को देख रहा है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, रोज़गार है, खिदमत सेंटर है, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड है, और दीगर बहुत से महकमों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बेशुमार काम किया है, माजी में भी और अब भी करता आ रहा है। वो सबसे अहम ओहदा चेयरमैन IT बोर्ड का 2 माह से खाली है। हमारी इस सिलसिले में कायम मकाम चेयरमैन IT बोर्ड और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से बात हुई। उनका कहना है कि जो क्राइटेरिया है चेयरमैन IT बोर्ड की तैनाती का, वो काफ़ी हद तक फ़ाइनल कर लिया गया है। उसमें कुछ तरमीम की गई, जो तजावीज़ आई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, उनको शामिल करके अनकरीब फ़ाइनल कर लिया जाएगा, और 6 से 8 हफ़्तों में जो है इसकी चेयरमैन की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि इसमें क्या आप काबिलियत और किस तरह से आप इसके पैरामीटर्स हैं जो जिन पे आप नए चेयरमैन की तकर्री करेंगे, तो उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि कम से कम 15 साल का तजर्बा जो है वो IT सेक्टर में लिया जाए बतौर चेयरमैन, जो भी हम उम्मीदवार सेलेक्ट करें, और इसमें PhD जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए, और दीगर अहम अमूर जो हैं वो करने चाहिए। अब दोनों इंतज़ामी ओहदे खाली होने की वजह से दोनों ही इदारों में जो जितनी भी आला फैकल्टी है, जितना भी स्टाफ है, जितने मामलात हैं, चाहे वो हुकूमत के साथ मंसूबे चल रहे हैं, चाहे वो इदारे के अपनी सतह पर चलें, वो जमूद का शिकार हैं। तमाम तर अमला कन्फ्यूजन का शिकार है, कोई कमांडिंग अथॉरिटी नहीं है इदारे में, और तमाम तर मायूसी का एक आलम है। तो लिहाजा इस पर गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द तैनाती करने का स्टाफ का भी कहना है कि इस पर तैनाती जल्द अज जल्द की जाए, ताकि हमारे इंतज़ामी अमूर चल सकें। और जहाँ तक बात है कि साबका चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ को
दोनों ओहदों से हटाया गया। तो वज़ीर आला पंजाब ने जो अभी मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कुछ अर्सा कबल IT बोर्ड का दौरा किया और उन्होंने खासी दिलचस्पी का इजहार किया IT बोर्ड के मंसूबों में और जो मामलात का चल रहे हैं। तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का बहुत अहम किरदार है। आजकल वफाकी हुकूमत ने भी कुछ मंसूबों के हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से मदद मांगी हुई है, लेकिन इस इदारे का सरबराह मौजूद नहीं है। तो तफसीलात तो आपने शेयर की, लेकिन क्या बताया गया कि दरखास्तों के वसूल के लिए कब तक एडवर्टीजमेंट जारी होगी और जल्द अज जल्द विद इन लीगल पैरामीटर्स इसकी इस इदारे के सरबराह की तैनाती मुमकिन हो सकेगी? जी, अभी तो क्राइटेरिया ही फाइनल हो रहा है। क्राइटेरिया फ़ाइनल होगा, उसके बाद इसकी इश्क मुश्तहर किया जाएगा, इश्तहार इसका पाकिस्तानी मीडिया में दिया जाएगा, फिर इंटरनेशनल मीडिया में भी इसका इश्तहार जारी किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों की दरख्वास्तें वसूल की जाएँ। उसमें कोई डेट फाइनल की जाए। जो हमारी कायम मकाम चेयरमैन चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड और मौजूदा चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 6 से 8 हफ्ते का जो पीरियड है वो लग सकता है इसमें कि इसकी तैनाती इसमें की जाए। तो कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस पर तैनाती हो सके। इंतज़ामी अमूर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तातुल का शिकार हैं, कोई इसमें काम नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई सरगर्मी नहीं हो रही। मैं एक चीज़ और इसमें इजाफा करता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से साबिक चेयरमैन पंजाब IT डॉक्टर उमर सैफ की मौजूदगी जब वो बतौर चेयरमैन थे तो उन्होंने खिदमत मरकज़ के क़याम का डेरा गाजी खान में उन्होंने कहा कि इसका भी वहाँ पर ख्वाहिश का इज़हार किया कि वहाँ पर होना चाहिए और उनकी इस हुक्म की तामील करते हुए खिदमत मरकज़ का क़याम डेरा गाजी खान में तेज़ी से जारी है और अनकरीब जो हमारे ज़राए ने बताया है कि उसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब करेंगे। जो साउथ पंजाब के लिए डेरा गाजी खान के अवाम के लिए खिदमत मरकज़ का क़याम जो है वो एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। वहाँ पे उनको डोमिसाइल से मुतल्लिक और दीगर अमूर से मुतल्लिक उनको फ़ौरी तौर पे 1 विंडो उनको सहूलियात फ़राहम होंगी जिस तरह से लाहौर की सतह पर फ़राहम की जा रही हैं। तो तमाम तरह स्टाफ का यही कहना है, तमाम तरह IT से रिलेटेड लोगों का कहना है कि इतना बड़ा इंतज़ामी होता है जिस पे इसको तैनाती की जानी चाहिए और कायम मकाम जो चेयरमैन है IT बोर्ड उनकी जानिब से भी IT बोर्ड चूँकि चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ओहदा बहुत आपने हमें अपडेट किया और डिटेल में बताया कि IT बोर्ड के चेयरमैन IT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री अभी तक नहीं हो सकी है। एक और अहम मामला है चीफ सेक्रेटरी सिंध का शिपिंग और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज जो हैं अब टैक्स चोरी जो ये कंपनीज कर रही थी, इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस लिया है। भट्टी साहब, इससे पहले हमने देखा कि ये सिलसिला चल रहा है, कस्टम प्रिवेंटिव ने कार्रवाई की, उसके बाद जो रेवेन्यू बोर्ड है सिंध का उन्होंने कहा कि हम इनसे सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक कितने पैसे इन कंपनीज की जानिब से जमा करवाए गए हैं और अगर करवा दिए गए हैं तो फिर चीफ सेक्रेटरी को नोटिस क्यों लेना पड़ा? फैसल, देखिए ये सिंध के अंदर सेल टैक्स की चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और अपने प्रोग्राम में हमने ये मामला टेकअप किया कि सिंध सेल टैक्स बाय सर्विसेज एक्ट 2011 का जो कानून है उसकी खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है और सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से भी माजी में कुछ गफलत का मुजाहरा किया गया जिसके नतीजे में शिपिंग कंपनीज हों, उनके एजेंट्स हों या फ्रेट फॉरवर्डिंग के कारोबार में कारोबार करने वाली कंपनियां हों, वो सर्विसेज के ऊपर 13% आयद टैक्स अदा नहीं कर पा रही और हैरानकुन तौर के ऊपर माजी में सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी इस मामले पर खामोश रहा। लेकिन हमने जब इस सारे मामले को टेकअप किया तो उसके साथ हमने जैसे कि बताया कि FIA की जानिब से भी इस मामले की इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हुआ। नैब में भी ये मामला इस मामले की छानबीन कर रहा है, लेकिन अब एक्टिवली रोल प्ले करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से ये एक्शन लिया गया है और उन्होंने सिंध के अंदर सेल टैक्स चोरी के मामले के हवाले से नोटिस लेते हुए चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड को एक खत अरसाल किया है जिसकी कॉपी बाखबसू प्रोग्राम को हमें मौसूल हुई है, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड को हिदायत दी हैं कि सेल टैक्स चोरी के हवाले से जो उन्हें एक शिकायत मौसूल हुई थी चीफ सेक्रेटरी सिंध को, क्योंकि हमने कहा था कि इस सारे इकदाम के मामले में जहाँ पर न सिर्फ वफाकी हुकूमत को भी बल्कि सूबाई हुकूमतों को भी अपने तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए उन्हें डेफिसिट का सामना है, उन्हें फंड्स की ज़रूरत है और वो रकम
जो कानून के मुताबिक सिंध रेवेन्यू बोर्ड को मिलनी चाहिए, जो सिंध के अंदर मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए, वो पैसा मुख्तलिफ कंपनीज अपने पास होल्ड कर रही हैं या बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही हैं, उसकी रिकवरी होना लाजिम है। तो उसके बाद पार्शली सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी हरकत में आया था, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक दफ्तरी तरीक़ेकार था कि हमने ऑडिट शुरू कर दिया है, इन कंपनीज की छानबीन की जा रही है और जो कंपनी भी इस किस्म के फ्रॉड में मुलविस है उन्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनसे रिकवरी यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। अब चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस लिया है, उन्होंने अच्छा इकदाम किया है और उन्हें एक तहरीरी तौर के ऊपर उन्हें एक शिकायत मसूल हुई थी, जिसके अंदर उन्हें तमाम तर वो तफसीलात बताई गई थी कि किस तरीके के साथ 2011 के बाद मुख्तलिफ कंपनियां सेल टैक्स अदा नहीं कर रही और सिंध हुकूमत को अब तक अरबों रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। लिहाजा इस मामले की इंक्वायरी अब होना लाजिम हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड को ना सिर्फ इंक्वायरी का हुक्म दिया, बल्कि उन्होंने 15 रोज में जवाब भी तलब किया है, रिपोर्ट भी तलब की है और उन्होंने कहा कि इस मामले की इंक्वायरी करने के बाद जो आपने एक्शन किया है या आप एक्शन करेंगे उससे मुतल्लिक भी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को आगाह किया जाए। दीगर शिपिंग कंपनियां और उनके एजेंट्स हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनियां हैं, ये सेल टैक्स अदा नहीं कर पा रही। हैरान कुन तौर के ऊपर मुख्तलिफ अपने कस्टमर्स को, ये कंपनियां जिसके अंदर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जब मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए इंपोर्टर्स को या एक्सपोर्टर्स को वो अपनी इनवॉइसेज जारी करती हैं तो वो बेनामी इनवॉइसेज होती हैं, उसके ऊपर ना तो उस कंपनी का नाम मेंशन होता है और ना ही सेल टैक्स का नंबर दर्ज किया जाता है। यहीं से इस स्कैंडल का सुराग हमें मिला था, जिसके बाद हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हुकाम से रब्ता किया था। उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की थी, जिसके अंदर SRB के कमिश्नर थे मोहम्मद आमिर साहब। उन्होंने कहा था कि कोई भी कंपनी अगर वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को सेल टैक्स 13% जमा नहीं करवा रही तो इटसेल्फ ये क्राइम है, लेकिन अगर वो अपनी इनवॉइस के ऊपर सेल टैक्स का नंबर दर्ज नहीं करते तो ये उससे बड़ा क्राइम है, ये फ्रॉड के जुमरे में आता है और इस सिलसिले के अंदर SRB कार्रवाई करेगा। और उसके हवाले से उन्होंने ये भी बताया था कि अब ऑडिट शुरू कर दिया गया है, हम माजी की रिकवरी भी करेंगे और हर कंपनी के ऊपर, स्पेशली जो सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी है, मेयर शिपिंग पाकिस्तान, मेयर शिपिंग कंपनी और उसके साथ उनके एजेंट्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के ऊपर लाजिम है कि वो माहाना बुनियादों के ऊपर SRB में अंदर अपना रिटर्न फाइल करें, जिसके अंदर उनके ऊपर बताना लाजिम है कि उन्होंने कितना सेल टैक्स कलेक्ट किया। और उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेयर शिपिंग कंपनी पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अपने वो कस्टमर से सेल टैक्स जमा नहीं करते, यही वजह है कि वो सेल टैक्स नंबर भी दर्ज नहीं करते। SRB के हुकाम के इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आप भले अपने कस्टमर से आप सेल टैक्स जो कि 13% है वो आप चार्ज करें या ना करें, लेकिन आपके ऊपर लाजिम है कि आपने सेल टैक्स नंबर दर्ज करना है सिंध रेवेन्यू SRB एक्ट के मुताबिक और उसके साथ साथ आपने माहाना बुनियादों के ऊपर ये SRB को जमा भी करवाना है। लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रही और माजी के अंदर SRB के हुकाम ने एक एक्शन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक आला हुकाम की एक आला शख्सियत की कॉल के ऊपर चेयरमैन SRB ने सारा प्रोसेस रोक दिया था। अब बड़ा कड़ा इम्तिहान है चेयरमैन SRB का, उनके कमिश्नर्स का, उनकी ऑडिट टीम का कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अब नोटिस लेते हुए इस सारे मामले के ऊपर रिपोर्ट तलब की है, जवाब मांगा है कि किस तरीके के साथ सिंध के कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाएगा। बहुत डिटेल में आपने बता दिया, इसका पस मंजर क्या है ये भी आपने बताया, लेकिन सेल्स टैक्स कंपनी चोरी कर रही हैं, उस सूबे का हक है और चीफ सेक्रेटरी सिंध अब देखते हैं कि अपने सूबे के हक के लिए कि किस हद तक आगे जाते हैं। ज़हीर अब्बास मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, महकमे ज़र इंजीनियरिंग मशीनों के स्पेयर पार्ट्स की ख़रीदारी में आप बता रहे हैं मुबैना तौर पे 90 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है। किस तरीक़े कार से यहाँ खुर्द-बुर्द की गई है? क्या रिवायती अंदाज़ अपनाया गया या फिर यहाँ कारीगरों ने कोई नया तरीका भी ढूंढ निकाला है खुर्द-बुर्द का? जी, महकमा ज़रई इंजीनियर है, उन्होंने इस दफा नया तरीका ये अडॉप्ट किया है कि बोगस बिल जो है वो बनाकर वो क्लियर करवाए गए। इनके अपने जो स्टोर के अफसरान थे उन्हीं के दस्तखत शुदा और उन्हीं के हाथ से बनाए हुए सादा कागज पे बिल थे जो इन्होंने क्लियर करवाए और उसकी मद में 90 करोड़ रुपए जो है उसकी 90 लाख उसकी खुर्द-बुर्द की है। ये मनसूबा मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ का था कि 3.25 करोड़ की इन्होंने परचेजिंग करनी थी जो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स है उनकी। इसमें इन्होंने जो तरीका कार है इश्तिहार देने का वो भी अडॉप्ट नहीं किया, कोई इश्तिहार अखबार में नहीं दिया गया और उसके बगैर ही पेपर रूल को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने सारी जो खरीदारी है
वो की, और उसमें जो खरीदारी की जिन 2 कंपनियों से, वो भी FBI की तरफ से ब्लैक लिस्ट थी, उनसे ये खरीदारी कर ही नहीं सकते थे कानूनी तौर पर। लेकिन जो कारीगर थे करप्शन के, उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की और गैर कानूनी तौर पर खरीदारी करते हुए कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उस पर इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की गई। जो यहाँ के 2 अफसर थे, उसमें एक ज़रई इंजीनियर थे और दूसरे जो स्टोर अफसर थे, दोनों के खिलाफ जो महकमाना इंक्वायरी में 90 लाख की करप्शन साबित होगी और उस पर महकमाना तौर पर कहा गया कि केस जो है वो एंटी करप्शन को भिजवाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवाया जाए। लेकिन 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद किसी एक अफसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, बल्कि दोनों जो अफसर है, एक 7वें स्केल का अफसर था, दूसरा 18वें स्केल का अफसर था, दोनों को अगले स्टेज में प्रमोशन दे दी गई और इनका मुल्तान से ट्रांसफर जो है वो खानेवाल कर दिया गया। इसी तरह जिन मुलाजमी ने करप्शन के मामले को उठाया था और उन्होंने महकमाना इंक्वायरी की दरखास्त दी थी, उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। एक जो एहलकार था उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि दूसरे को जो है वो मुल्तान से ब्याड़ी ट्रांसफर कर दिया गया। जो नौकरी से निकाला जाने वाला एहलकार था, उसने फिर लेबर कोर्ट में अपील की, जिस पर उन्हें नौकरी पर दोबारा बहाल किया गया। 2 साल का अरसा हो चुका है, किसी एक अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी ये बात भी सामने आई कि चंद रोज पहले महकमा ज़रई इंजीनियरिंग की जो वर्कशॉप है, वहां से स्पेयर पार्ट चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ था। उस पर भी एक महकमाना इंक्वायरी जो है वो हेल्ड की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर है मुल्तान ज़रई इंजीनियरिंग के, जो उसके इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुए, उन्होंने सारी छानबीन भी की। उसमें साबित भी हुआ कि यहाँ का जो फोरमैन है इस वर्कशॉप का, वो तमाम तर चोरी में मुलव्वस है और वो गाड़ी चौक पर कायम एक निजी वर्कशॉप को ये स्पेयर पार्ट फरोख्त करता था औने पौने दामों, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो इतना बाअसर था कि उसने इंक्वायरी को ही ठप करवा दिया गया। और 1 साल का, इस बात को भी 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है, उस फोरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक वो उसी जगह पे विराजमान है अपने ओहदे पर, और उसी तरह से स्पेयर पार्ट्स की चोरी का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। तो क्या इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए और माजी के अंदर जो खुर्द-बुर्द की गई उसके खिलाफ रिकवरी के लिए या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये मामला क्या नया मुल्तान को अरसाल किया गया है? जी, ये मामला जो है नए मुल्तान को तो अरसाल नहीं किया गया। बार बार जो दरखास्त गुजार थे, उन्होंने महकमा ज़राअत के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी दरखास्तें दी कि इस तरह से 90 लाख की करप्शन साबित हो चुकी है इन 2 अफसरान के खिलाफ, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के तौर पर इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए या फिर एंटी करप्शन में मुकदमा जो है उसको चलाया जाए और इनके खिलाफ जो है वो ठोस कार्रवाई की जाए। लेकिन दरखास्त गुजार की 12 दरखास्तों के बावजूद किसी भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये लाखों रुपए का करप्शन का मामला था। इसका ना तो एंटी करप्शन में कोई इंक्वायरी जो है वो पाया तकमील तक पहुंची, ना ही नैब से कोई रिजू किया गया। क्योंकि होता यह है कि जब कोई महकमाना इंक्वायरी होती है तो वो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको मरासला अरसाल करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और यहाँ पर जो डायरेक्टर मौजूद हैं वो भी सियासी असर और रसूख की बिना पर मजबूर हो जाते हैं किसी भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने से। यही वजह है कि सियासी असर और रसूख जो है माजी की हुकूमतों में जिस तरह सामने आता था, तो महकमा ज़रई इंजीनियरिंग में भी काफी ज्यादा सियासी असर और रसूख है, जिसकी वजह से किसी भी करप्शन में मुलव्वस अफसर के खिलाफ या किसी भी एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सही। तो ज़हीर, ये इस फोरमैन को सियासी रसूख के साथ साथ इस इदारे के अंदर किस अफसर की पुष्टपनाही हासिल है जिसकी वजह से इसके खिलाफ इंटरनली महकमाना तौर के ऊपर भी इसके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? जी, ज़राए के मुताबिक ये जो फोरमैन है इसके पीछे जो है यहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर एक है, उसके साथ साथ जो महकमा ज़रई इंजीनियरिंग के यहाँ के मुल्तान डिवीजन के डायरेक्टर है, उनकी पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल पहले ब्याड़ी चौक पर जब ये स्पेयर पार्ट्स चोरी का इंकशाफ हुआ था तो निजी वर्कशॉप से वो स्पेयर पार्ट्स जो यहाँ से चोरी करके उधर फरोख्त किए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए थे। तमाम तर बरामदगी के बावजूद, तमाम तर सबूतों के बावजूद उसके खिलाफ अभी तक 1 साल का अरसा गुजर चुका, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 12 दरखास्तें भी गई महकमा ज़राअत को, पंजाब को, लेकिन किसी एक दरखास्त पर भी कोई अमल दरामद करते हुए उस बाअसर जो मुलाजम है, जो इसका वर्कशॉप का फोरमैन है, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ठीक ज़हीर, आपने बहुत डिटेल में बताया कि महकमा ज़रई इंजीनियरिंग में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके पहले स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी में खुर्द-बुर्द और उसके बाद स्पेयर पार्ट्स चोरी हो रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ में
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रोजनामा 92 न्यूज़ में बैक पेज पे एक खबर है जो इस्लामाबाद का एडिशन है, उसमें कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी महकमे में माजूर अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर अमल दरामद नहीं हो सका है। और तो और महकमा कानून जिसने ये सिफारिश की थी, जिस पे ये लेजिस्लेशन हुई थी और ये कोटा मुख्तस किया गया था कि माजूर अफराद 4% कोटा होगा उनके लिए, वो भी इस सारे मामले पे अमल दरामद नहीं कर रहा है। रहम यूसुफ जई की ये खबर है। रहम, आपसे जानना चाहेंगे वजह क्या है, किस तनासुब से महकमे में जो स्पेशल पर्सनस हैं उनको रखा जा रहा है और ये 4% कोटे पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? शुक्रिया बाजी भाई। ये इस तरह है कि जो कानून है वो 2% का है कि आप किसी भी सरकारी महकमे में 2% कोटा जो है वो माजूर अफराद के लिए रखेंगे, जिसकी बिना पर आप रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो अभी जो हाल ही में फैसला किया है कि हम माजूर अफराद के लिए जो कोटा है वो 2% से बढ़ाकर हम 4% कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही डिसेबिलिटी एक्ट बिल, जिसमें हमने पहले भी स्टोरी की थी, वो डिसेबिलिटी एक्ट बिल अभी असम्बली के सेशन जो अभी होगा उसमें लाया जाएगा और करीब उस बिल को पास भी किया जाएगा, जिसमें एक ये भी है कि जो डिसेबिलिटी जो कोटा है वो माजूर अपराध के लिए जो भर्तियों का कोटा है वो 2 से बढ़ाकर 4% किया जाएगा। लेकिन हमने तहकीक की कि आया जो खैबर पख्तूनख्वा में महकमे है सरकारी, क्या उनमें अभी तक 2% कोटे पे भर्तियां हुई हैं? तो ये हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं कि किसी भी महकमे ने अभी तक 2% कोटा पर ही अमल दरामद नहीं किया। सबसे बढ़कर जो कानून बनाते हैं उसी महकमे में भी मुश्किल से जो इस कानून पर 70% अमल किया, जहां पे होने चाहिए कि 24 ऐसे अपराध जो माजूर हो, लेकिन वहां पर भी उन्होंने सिर्फ 18 अपराध, यानी 2000 लोगों में उन्होंने सिर्फ 18 जो है माजूर कोटे पर भर्ती किया। 4 महकमे ऐसे हैं हमारे पास जिसमें ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन, जहां पे एक भी माजूर अपराध जो है वो वहां पे रिक्रूट नहीं है, वहां पे वो काम नहीं कर रहे हैं। इनकी मुलाजिमीनों की तादाद जो बनती है इन चारों डिपार्टमेंट की 700 से ज्यादा मुलाजिमीन बनते हैं, लेकिन इसमें एक भी माजूर अपराध के कोटे पर भर्ती नहीं किया। मजमूई तौर पर इस पर जो राइट टू इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन मिली है, हमें मालूमात मिली है, उसके मुताबिक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 2,90,000 से ज्यादा मुलाजिमीन इस वक्त सरकारी मुलाजिमीन है जराये के मुताबिक, लेकिन इसमें सिर्फ 1763 माजूर अपराध इस वक्त काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि इस वक्त सूबे के तमाम महकमों में 2% कोटे के हिसाब से 5,800 मुलाजमीन जो ऐसे होने चाहिए जो माजूर हो, लेकिन सिर्फ 1763 इस वक्त माजूर अफराद मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इसमें महकमे तालीम है जहाँ पे 1,40,000 मुलाजमीन है। तो 1,40,000 मुलाजमीन में अगर हम 2% कोटे का हिसाब कर लें तो वहां पर भी 2,000 से ज्यादा ऐसे मुलाजमीन जो है माजूर अपराध के कोटे में भर्ती होना चाहिए, जो कि मजमूई तौर पर पूरे सूबे में 1700 है। वही उनका जो कोटा था वो सिर्फ महकमे तालीम में ही हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। किसी भी डिपार्टमेंट ने आज तक माजूर अपराध के लिए जो 2% कोटा मुख्तस है उस पर अमल दरामद नहीं किया, और किसी भी महकमे ने इस पर पूरी तरीके से अमल ना होकर किसी ने 2 अपराध भर्ती किए, किसी ने 8 अपराध भर्ती किए। सबसे ज्यादा जो है महकमे तालीम में है, वहां पर जो है वो बहुत कम भर्ती किए हैं। किसी का जो रेशो है, मजमूई तौर पर जो रेशो बनता है खैबर पख्तूनख्वा में माजूर अपराध का, वो 0.60 है, यानी 1% भी मुकम्मल नहीं है कि जो इस पे बात कर सके कि हाँ ये 1% हमने भर्ती किया है। क्या हो रहा है इस पे कि यहाँ पे जो सरकारी महकमे होते हैं जहाँ पर वो लोग एडवर्टाइज देते हैं, अगर कानून ये बताता है कि जब आप 25 अपराध को रिक्रूट कर रहे हो या 25 से लेकर 50 अपराध को आप हायर कर रहे हो तो उसमें आप माजूर अपराध के कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बनाओगे, लेकिन यहाँ पे उसके बरक्स हो रहा है। 40-50 अपराध के रिक्रूट करने का एडवर्टाइजमेंट तो दी जाती है, लेकिन उसमें माजूर अपराध के लिए कोटा जो मुख्तस होता है उस पर सिरे से अमल ही नहीं करा, उसको नेगलिजेंस का वो बना देते हैं और बंदों को रिक्रूट करते हैं कि चलिए जी नेक्स्ट टाइम जब हम मजीद बंदे लेंगे उसमें हम माजूर अपराध के कोटे को हम जरूर फॉलो करेंगे। वजह क्या है? क्या कोटा कम मुकर्रर करना अपनी जगह पे मामला है, लेकिन माजी के अंदर जो कोटा मुकर्रर था क्या उस कोटे की पासदारी की गई? क्या उसके कोटे के मुताबिक मजदूर अफराद को भर्ती किया गया या नहीं? और उसके साथ क्या मजदूर अफराद अप्लाई नहीं करते या अप्लाई करने के बावजूद उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है और उनकी कोटे के ऊपर दीगर लोगों को भर्ती कर दिया जाता है? फाइंडिंग्स क्या है इस सारे मामले की?
अच्छा, इसकी फाइंडिंग आपने पूछा तो फाइंडिंग ये कि 1998 में जब मरदमशुमारी हुई तो उन्होंने यहाँ पे कि ये बताया कि 2.4% जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में माजूर अफराद है, तो इस वजह से इस कोटे को 2% रखा गया, ठीक है, पूरे मुल्क में। तो उसके बाद इन्होंने उस पर रिक्रूटमेंट जब करनी शुरू की तो कहीं पे महकमे की मुजरिमाना गफलत और कहीं पर जो है माजूर अफराद जो है वो आसानी से अप्लाई नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि जो हमें जो फाइंडिंग मिली है वो यही है कि ज्यादा तौर पे माजूर अफराद तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन महकमों के अंदर इतनी अकरबा बरोरी होती है कि वो किसी न किसी तरीके से उन माजूर अफराद को उनको नेजलेंस करके और उनकी जगह पे सही बंदों को भर्ती कर देते हैं, यही कहकर कि अगले जब हम रिक्रूट करेंगे तो उसमें हम लाएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो ला रही है कि 2% को हम बढ़ा के 4%, लेकिन पहले आप 2% कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, क्योंकि इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के जो माजूर अपराध की जो तंजीम है जिस पर वो काम करे वो बार बार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी रुजू करते हैं, महकमे कानून से भी रुजू करते हैं कि आप पहले 2% कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बनाओ, उसके बाद आप हमारे लिए 2% कोटा को बढ़ाकर 4% करो, क्योंकि सूबे में इस वक्त माजूर अपराध जो है उसमें कई ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता भी हैं, कई ऐसे जगह पर जो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बाकियों के लिए राह हमवार नहीं की जा रही। ठीक है, आपने बहुत डिटेल में बताया रहम यूसुफजई। 2% से 4% अगर कोटा कर भी दिया जाए, लेकिन पहले से मौजूद जो माजूर अफराद हैं उनको तो कहीं ना कहीं खपाना होगा, उनको तो कहीं ना कहीं नौकरी देनी होगी। जवाद अवान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, आपकी खबर है मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात के खिलाफ हम देख रहे हैं करप्शन के जो केसेस हैं उनको लेकर इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ख्वाजा बरादरान जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, और इस सारे मामले में कुछ आने वाले दिनों में भी मजीद डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। जवाद साहब, ये बताइएगा, ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनका करप्शन के खिलाफ केसेस को लेकर तहकीकात में क्या किरदार है? देखें, जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उनकी टास्किंग जो है वो तो एक ऑन रिक्वेस्ट हम पिछली स्टोरी में डिस्कस भी कर चुके हैं 1-2 दफ़ा। इसमें ये है कि वो इनके जो असासे हैं और अदर इनकी डिटेल्स हैं इनको ट्रैक करना, जो इनमें लोग वांटेड हैं जो एवेड करना चाहते हैं, लॉ को एवेड करते हैं, नैब को भाग जाते हैं, मफरूर हैं, उनको जो है टेक्निकली उनके पास असिस्टेंस देना, और वो भी ऑन रिक्वेस्ट है नैब और FIA के, कि वो ऑन रिक्वेस्ट जो है वो उनको असिस्ट करते हैं। लेकिन ये है कि उनकी जो डिटेल्स हैं एसेट्स की, उनमें उन्होंने खासी हेल्प की है, और बहुत सारे लोगों के एसेट्स जो हैं उन्होंने इकट्ठे करके इनको दिए थे, जो पाकिस्तान में भी हैं और बैरून मुल्क भी उनको ट्रैक किया था। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो जारी हैं, जो इंक्वायरीज़ जारी हैं, इसमें ख्वाजा बरादरान जो हैं ये तो इनमें भी उन्होंने खासा असिस्ट किया था, इनकी खासा जो डाटा और रिकॉर्ड था वो भी एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसमें असिस्ट किया था ऑन रिक्वेस्ट। तो इसी तरह वो दीगर में भी असिस्टेंस कर रहे हैं। उनको ऑफलोड करने का मकसद यही था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और इसका इम्कान है कि वो गिरफ़्तार किए जा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा जो हैं फ़रयाल तालपुर जो हैं, उनके हवाले से भी जो इंक्वायरियाँ हैं वो खासी क्लोज जो हैं हमें बताई गई हैं। इसी तरह से 12 जो हैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बारे में बताया गया, और उसमें 5 जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। इससे पहले भी जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको नैब जो है हिरासत में ले चुकी है। और ये जो 5 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसके अंदर से 3 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो लाहौर में सर्व कर चुके हैं मुख्तलिफ पोजीशंस में। इनमें से अभी हम इस वक्त इस स्टेज पे नाम नहीं उनका ले सकते, लेकिन उनमें से एक इशारा दिया जा सकता है कि उनमें से एक सीनियर ऑफिसर जो हैं वो एक लॉन्ग लीव पे मुल्क से बाहर हैं, जिन्होंने लॉन्ग किया। प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस ड्राइव को जो है सूबों में भी तेज़ करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स को कहा है, और जो सूबाई जो महकमे हैं जो एंटी करप्शन के हैं उनको भी तेज़ करने के लिए उन्होंने कहा। और उस हवाले से वो खुसूसन KPK और पंजाब में जो वज़राए आला हैं उनसे डायरेक्ट फीड लेते हैं, उनसे डायरेक्ट रिपोर्ट्स भी लेते हैं, और वो उनको टेलीफोनिकली ब्रीफ भी करते हैं। इसमें पंजाब को जो है वो एक खसूसी हदफ है इस कैंपेन का। उसकी वजह ये है कि पंजाब में इससे पहले करप्शन के मामलात पे इतना फोकस नहीं किया गया, दूसरे सूबों में तो ये सिलसिला चल रहा है। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर तो वो सबको डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है PTI की वो 2 सूबों में है, तो लिहाजा उसको भी फोकस किया जा रहा है। उसके साथ सिंध जो है वो बड़ा उसका एक्सक्लूसिव फोकस है। तो अब इसमें देखना ये है कि बड़ी जो हैं गिरफ्तारियाँ आगे क्या होती हैं। नाम तो यही चल रहे हैं जो हमें बताए गए हैं, जो टॉप गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमें इन्हीं नामों की तरफ इशारा दे रहे हैं।
और ये भी बता रहे हैं कि इनके साथ इनके कई करीबी लोग जो हैं वो इनको जो है असिस्ट करने के लिए, अपनी देने के लिए, मावनत देने के लिए, जो फैसिलिट कह लें आप, उनके करीब लोग थे जो इन सारे करप्शन स्कैंडल से जुड़े हुए हैं, वो मावनत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो नैब या FIA है, जो जितनी भी इंक्वायरियों पे वो काम कर रही हैं, वो उसको चाहते हैं कि ठोस शवाहिद हों, ताकि ये नैब कोर्ट से जो है कमज़ोर सबूतों की बुनियाद पे बच ना सकें। इसमें एक लास्टली मैं ऐड कर दूं कि ऑपोजिशन दूसरी पार्टियों के जो तो मामला तो वो चल रहे हैं, कुछ मजीद शख्सियात के खिलाफ भी करप्शन के मामले के ऊपर इंक्वायरी शुरू होने जा रही हैं। इसके अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ पुलिस अफसरान हैं और शायद कुछ सियासी शख्सियात भी हो सकती हो। क्या ये फ्रेश इंक्वायरीज इनिशिएट होंगी? जो पहले से जो मुख्तलिफ करप्शन की इंक्वायरीज जारी हैं, उन केसेस के अंदर इन अफराद के खिलाफ तफ्तीश का आगाज़ करते हुए इनके खिलाफ भी रेफरेंस वगैरह दायर किया जाएगा? इसमें ज़्यादातर तो भट्टी साहब पुरानी इंक्वायरीज़ हैं, कुछ इसमें फ्रेश हैं जिन पे भी काम हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर इसमें पुरानी इंक्वायरीज़ हैं जिस पे जो अभी कंप्लीशन के करीब होने का हमें जो है वो दिया गया है कि जल्द ये कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें यह है कि सिर्फ ये नहीं कि जो गवर्नमेंट जो है वो क्रॉस दी बोर्ड जा रही है, और जो हमें टॉप गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स बता रहे हैं कि हुकूमती जमात के लोग हैं, उनके हवाले से भी जो पेंडिंग इंक्वायरी हैं उनको भी स्पीड अप किया गया है, ताकि कोई ऐसा तासुर ना हो कि अगर उस तरफ से कोई ऐसा मामला है तो उन पर हाथ नहीं डाला जाए। गवर्नमेंट जो है उन्होंने बताया कि क्रॉस दी बोर्ड सब पे हाथ डाला जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जवाद अवान, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। इमरान अकवामा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट का PC1 गुज़श्ता 8 माह से मुंजमद है। 21,000 के करीब स्कूल टीचर्स हैं जिन्हें 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। इमराना, पहले भी इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था, ये कहा था कि हम अपना हक़ जो है वो ज़रूर मांगेंगे, एक डेडलाइन दी गई थी, वो एहतजाज कहाँ तक पहुँचा था? अब जो एहतजाज होने जा रहा है, आखिरी मरतबा जो डेडलाइन दी जा रही है मुतल्लिका महकमे को, वो कब मुकम्मल हो रही है? जी बिल्कुल, ये लोग नेशनल प्रेस क्लब के सामने महीना 1.5 महीना धरना देकर और इस मुतल्लिका हुकाम के इस वादे के साथ के जल्द ही इनके मुतालबात पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन इनके मुतालबात ताहाल तस्लीम नहीं किए गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि 21,000 जो स्कूल टीचर्स हैं, फीडर स्कूलों के टीचर्स, वो गुज़श्ता 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। बल्कि इसके साथ साथ जो 2600 मुस्तकिल मुलाजमीन हैं वो गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। और PC1 मंजमद था इसका, और PC1 का उन्होंने पहले ये मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहों की फराहमी के लिए ये शर्त लगाई कि जो कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको ख़त्म किया जाए। और जबकि जो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स का मसला अब ये हो रहा है कि उन्होंने कहा है, हाल ही में जो रात को हमें जो इतलात मिली उसके मुताबिक ये था कि इनको नादरा की वेरिफिकेशन के बाद तनख्वाहें अदा की जाएंगी और जो है वो अदा कर दी जाए तनख्वाहें, जिस पर तजवीज़ ये पाई जा रही है कि ये वाला तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। और आज ये दोबारा प्लानिंग कमीशन के सामने पेश किया जाएगा मुसवदा, और कहा जाएगा कि ये वाली जो शर्त है ये ख़त्म की जाए या फिल वक्त ये ख़त्म की जाए, तनख्वाह अदा की जाए, और जो बाकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो हम आपको जमा करवा देंगे। और जो मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला जा रहा है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट डिवीज़न जो है उसमें हमने मुरासला भिजवाया है, जो कि उनके फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया है। जुमेरात को होने वाला जो इजलास है, जुमेरात के होने वाले इजलास में शायद ये भी मामलात जो हैं वो हल करने की तरफ इसकी पेशकदमी हो। जबकि इन तमाम स्कूल टीचर्स और मुस्तकिल मुलाजमीन का ये कहना है कि हमें गुज़श्ता 8 माह से ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कोई आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे, दूसरी जानिब कोई मसला हल नहीं हो रहा। जबकि यहाँ तक कि जो अदारे की चेयरपर्सन है वो मुस्तफ़ी हो चुकी हैं, वो सीट पर नहीं है। अदारे की जो डायरेक्टर जनरल थी उनका तबादला किसी और अदारे में हो चुका है। इस वक्त 2 जो लीडिंग पोस्ट हैं वो खाली हैं, और जो मुलाजमीन हैं उनमें यहाँ तक भी ये पाया जा रहा है कि क्या यह अदारा रहेगा या नहीं रहेगा।
हालांकि इस अदारे को बनाने का मकसद 8.2 मिलियन वो बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे उनको स्कूलों में लाना था, और ये 150 के लगभग पाकिस्तान भर के देहातों में चल रहा है प्रोग्राम, जहां 2100 से ज़ायद स्कूल बनाए गए, टीचर तैनात किए गए। इसके साथ साथ तकरीबन 15,000 के करीब रज़ाकार भी उन तमाम बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए कारबंद हैं। लेकिन मसला ये है कि ये इतना नोबल मंसूबा है और इस वक्त हुकाम की खिंचातानी में और गफलत की वजह से जो है तातुल का शिकार नज़र आ रहा है। अच्छा इमराना, आज भी 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। NCD के ज़रिए इन बच्चों जो तालीम के जेवर से रास्ता नहीं हो पा रहे थे, उन्हें शरह खानगी उन्हें शरह खानगी मिलाने के लिए एक अच्छा ये इकदाम था। लेकिन अब जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, इनको तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जाती और NCD तकरीबन गैर फ़ाल है, तो मुल्क भर के दूर दराज इलाकों में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी थे उनकी क्या सूरत हाल है? वहाँ पर क्या बच्चों को अब भी तालीम फराहम की जा रही है या सब कुछ ये पूरा सेटअप मुअत्तल होकर रह चुका है? देखिए, इस वक्त जो 2 मंसूबे थे, एक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट का, दूसरा बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का। इस वक्त बेसिक एजुकेशन स्कूल के जो टीचर्स हैं वो डी चौक पे मौजूद हैं और वो भी मुजाहिरीन में शामिल हैं। उन्होंने भी धरना दिया हुआ है। उनकी जो ख़वातीन हैं वो भी हमें नज़र आती हैं। वो शदीद सर्दी के बावजूद, कल मैंने उन्हें देखा कि वो शदीद सर्दी में भी कहती हैं कि हम अपने मुतालबात अपने लिए नहीं मनवा रहे, हम उन बच्चों के लिए मनवा रहे हैं जो तालीम से महरूम हैं। उन बच्चियों के लिए मनवा रही हैं जो हमारे पास आती हैं और कायदे से सबक सीखती हैं और लिखना पढ़ना सीखती हैं, और जब वो अपना नाम लिखती हैं तो इतनी खुश होती हैं और अपने घर वालों को दिखाती रहती हैं कि देखें ये मैंने अपना नाम लिखा है। यानी हम लोग वो खुशी महसूस नहीं कर सकते जो वो खुशियाँ बांटती हैं। अब मसला ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुकाम के, और ये वाले वो मंसूबे हैं जो पहले बैनुल अक़वामी फंडिंग से शुरू किए गए और बाद में हुकूमतों ने ये अडॉप्ट किया है कि जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अगर अच्छे इक़दाम उठाए गए हैं तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं और अपनी शरह तालीम को आगे बढ़ाए जाएंगे। और देखें, ये इसको गैर नॉन डेवलपमेंट बजट के ज़ुमरे में लेकर आते हैं, और ये वो सॉफ्ट इश्यूज़ हैं जिनको अगर आप हल नहीं करेंगे तो ये हार्ड इशू बन जाएंगे। यही हमने अमा का नुक्से अमन का मसला शुरू होगा, यही दहशतगर्दी शुरू हो गई। अच्छा इमराना, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब बहुत फोकस करते हैं तालीम की फ़रोग़ के हवाले से। उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स भी की थी कि NCD को बंद नहीं होने दिया जाएगा और इन महरूम असातिज़ा को जो इनकी परेशानियाँ हैं, जो उनको अदायगियाँ नहीं हो पा रही, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। तो उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त है या और उनके मौक़िफ़ क्या है इस वक्त, और उम्मीद क्या है इन मुलाजमीन को वफाकी वज़ीर तालीम से? जी, इस वक्त बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन तमाम मंसूबों को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं और उन्होंने हदायत जारी की हैं कि इन मंसूबों को जल्द अज जल्द इस तरीके से रीशेड्यूल किया जाए कि ये मंसूबे ना सिर्फ जारी रहें बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से जारी रहें। अब गफलत की जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जो माजी के लोग हैं वो अपनी करप्शन कह लें या अपनी गफलत समझ लें या अपनी नाअहली छुपाने के लिए चीज़ों को तातुल का शिकार बना रहे हैं ताकि उनसे किसी चीज़ की पूछगछ ना की जाए। जैसे चेयरपर्सन ने इस्तीफ़ा दे दिया बजाय इसके कि वो जवाब देती, जैसे इसे क्या कहते हैं मुख्तलिफ लोगों के जिस तरीके से तबादले वगैरह हुए बजाय इसके कि वो जवाब देते। और फिर ये कि जो ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक, आपने बहुत डिटेल में बताया। देखते हैं 15 दिसंबर तक की इनकी डेडलाइन है। मजीद अब ये आगे कैसे ये मुलाजमीन लेकर चलते हैं, लेकिन ये अपने मुतालिबात के हक में डटे हुए हैं। इमरान कोमल आपका, सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, दीगर नुमाइंदगान का भी जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।